नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। नमस्ते, मैं हूं अर्पिता आर्या। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां अनंतनाग में सुरक्षा बल ने 3 आतंकियों को मार गिराया। अनंतनाग के रानीपोरा एरिया में सुरक्षा बल और आतंकियों में मुठभेड़ शुरू हुई थी, जिसके बाद वहां 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रिफत, क्या अभी इलाके में और आतंकी छिपे होने की संभावना दिख रही है? देखिए अर्पिता, अभी ऐसी संभावना कम लग रही है क्योंकि 3 मिलिटेंट की शायद इंफॉर्मेशन मिली थी पुलिस को और आर्मी को। उसके बाद ही कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन शुरू किया गया था, क्योंकि अब पुलिस ने भी और आर्मी ने भी उस चीज की पुष्टि की है कि 3 मिलिटेंट बॉडीज जो हैं वो रिकवर हुई हैं। एक AK-47 राइफल और 2 पिस्टल भी रिकवर हुए हैं एनकाउंटर स्पॉट से। तो अभी हालांकि सर्च ऑपरेशन अभी जारी है, लेकिन ये एनकाउंटर या ऑपरेशन ये समझा जा सकता है कि ऑलमोस्ट खत्म हो गया, क्योंकि ये कॉमिक ऑपरेशन लास्ट पे चलता है कि कहीं कोई सामान वहां रह तो नहीं गया, और बॉडीज जब रिकवर होती हैं ये भी इंश्योर किया जाता है कि कोई और बॉडी डिब्री के नीचे तो नहीं है। लेकिन फिलहाल 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर आ रही है। और जैसे मैं पहले भी बता रहा था कि लगातार एनकाउंटर ज्यादा साउथ कश्मीर में हो रहे हैं, लेकिन रात को ही ज्यादा कोऑर्डिनेटेड सर्च ऑपरेशन शुरू किए जाते हैं और सुबह जो है फिर फायरिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। और अभी तक तकरीबन 35-36 मिलिटेंट जो हैं वो मारे गए हैं पिछले 25 दिनों में, और करीब 118 के करीब जो है मिलिटेंट मारे गए हैं 1 जनवरी से लेकर आज तक। उत्तर पश्चिम बंगाल के वर्धमान में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच सड़क पर झड़प हो गई। बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता वहां पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगाते हुए पुलिस स्टेशन के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन इसी बीच टीएमसी के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और फिर दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में जोरदार बहस शुरू हो गई। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने हंगामा बढ़ने पर मामले को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश नाकाम साबित हुई और थोड़ी ही देर बाद दोनों दलों के कार्यकर्ता पुलिस के सामने ही एक दूसरे पर टूट पड़े। इसी बीच बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के एक कार्यकर्ता को जमीन पर धक्का देकर गिरा दिया और उसकी पिटाई करने लगे। जमीन पर गिरा टीएमसी कार्यकर्ता उठ पाता, उससे पहले ही बीजेपी के कुछ और कार्यकर्ता हाथ में डंडा लिए वहां पहुंच गए और बेरहमी से उसे पीटने लगे। हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि सड़क पर हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। इसी बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के एक और कार्यकर्ता को जमीन पर गिराकर उसकी पिटाई कर दी। हालांकि इस बार पिट रहा टीएमसी कार्यकर्ता किसी तरह उठकर वहां से भागने में कामयाब हो गया। हालात बेकाबू होता देख कुछ पुलिसकर्मियों ने दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान भी गुस्साए कार्यकर्ता पुलिस वालों से बहस करते दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस वालों ने कुछ कार्यकर्ताओं की पिटाई कर दी, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। सड़क से भीड़ हटने के बाद वहां बिखरी हुई चप्पलें और गिरी हुई गाड़ियां नजर आईं। यूपी के रामपुर में तेल के गोदाम में भीषण आग लग गई। हालांकि ये आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन गोदाम में बड़ी मात्रा में केमिकल होने की वजह से ये आग फैलती चली गई। कुछ ही देर में ये आग इतनी फैल गई कि उसने आसपास के कुछ मकानों को अपनी चपेट में ले लिया और वहां से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। आग की लपटें धड़क धड़क कर काफी देर तक उठती रहीं। जिस इलाके में ये गोदाम है वहाँ काला धुआं भी फैल गया, जिसे दूर से ही देखा गया। हादसे की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। थोड़ी देर तक हालात संभालने में परेशानी आई, क्योंकि आग सिर्फ एक गोदाम में नहीं बल्कि आसपास के कई मकानों में भी लगी थी, जिसके बाद आसपास के इलाके को खाली करा लिया गया ताकि नुकसान कम हो। कई घंटों की मेहनत के बाद दमकल के लोगों ने आग बुझा दिया। एक घर बड़ा सा है जिसमें कि बताया जा रहा है कि उसमें मेंथाल का ड्रम रखा हुआ था, उसमें आग लगी। उसके इर्द गिर्द के घर भी प्रभावित हैं। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब दिया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत दोस्ती निभाना जानता है और आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। दुनिया ने अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी
मां भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने चीन के मुद्दे पर एक बार फिर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि मन की बात में पीएम मोदी ने एक बार भी चीन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। 33 मिनट तक मन की बात, पर चीन नाम के शब्द की चर्चा ही नहीं। चीन से इतना खौफ क्यों? चीन से इतना भय और डर क्यों? समय आ गया है मोदी जी कि एक मजबूत भारत के प्रधानमंत्री को मजबूती से काम करना चाहिए। चीन से डरिए मत, चीन से भय मत खाइए, चीन से खौफ मत खाइए। आगे बढ़कर देश की सेनाओं के साथ खड़े हो जाइए। चीनियों को पीछे खदेड़ने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि असली राष्ट्रभक्ति ही सेना का समर्थन और सेना के साथ एकजुट खड़े हो देश की रक्षा करना है। कनाडा के टोरंटो में कोरोना वायरस के खतरे के बीच योग करने का एक अनोखा तरीका अपनाया गया। वहां एक योग सेंटर ने लोगों को एक साथ योग कराने के लिए प्लास्टिक के 50 टेंट लगा दिए ताकि लोग अलग अलग टेंट में बैठकर योग कर सकें। इससे हुआ ये कि कई लोगों ने एक साथ योग भी कर लिया और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो गया। लोगों को मास्क लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो एक दूसरे के संपर्क में आए ही नहीं। स्टेज पर ट्रेनर योग करने के तरीके बताती दिखी और सामने लोग अपने अपने गोलाकार टेंटों में योगासन करते नजर आए। योग करने में जगह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हर टेंट को 7 फीट लंबा और 12 फीट चौड़ा बनाया गया। साथ ही गर्मी से बचाने के लिए टेंटों के अंदर पंखे भी दिखे। योग सेंटर की तरफ से सावधानी बरतते हुए योग से पहले इन टेंटों को सैनिटाइज किया गया और लोगों का तापमान भी मापा गया। बताया गया कि बीते महीनों में ट्रेनर के साथ वीडियो कॉल पर योग करके लोग ऊब चुके थे। ऐसे में अलग अलग टेंट लगाकर योग करने का तरीका अपनाया गया। दिल्ली में कोरोना का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। वहां पिछले 24 घंटों में 3000 के करीब नए मरीज सामने आ रहे हैं, जिसके बाद कोरोना के कुल मामले बढ़कर 83,000 के पार हो गए। वहीं पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कुल 65 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना के मरने वालों का आंकड़ा कुल 2623 पहुंच चुका है। राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 3306 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। एक दिन में दिल्ली में कुल 20,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। बिहार के बांका में एक तेज रफ्तार कार ने 3 साल के एक बच्चे को कुचल दिया। ये घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि एक सफेद रंग की कार ने सड़क पार कर रही एक बच्ची को धक्का मार दिया। हादसे के वक्त कार की रफ्तार ज्यादा थी और इस वजह से उसका ड्राइवर बच्ची के अचानक सामने आने के बाद कार को रोक नहीं सका। धक्का लगने के बाद बच्ची कार में फंसकर कुछ दूर तक घिसटती हुई चली गई। तब तक आसपास के लोग उसे बचाने के लिए दौड़ पड़े और उन्होंने कार का पीछा कर किसी तरह उसे रुकवाया, जिसके बाद घायल बच्ची को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजस्थान के अजमेर में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। एनएसयूआई के कार्यकर्ता पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन शहर में लागू धारा 144 का उल्लंघन करने पर पुलिस ने उन पर लाठियां बरसा दी, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस से बचने के लिए प्रदर्शनकारी इधर उधर भागते दिखाई दिए। इस बीच कुछ कार्यकर्ता पुलिस की कार्रवाई पर भड़क गए और उनसे उलझने लगे, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे उनकी एक ना चली। जवानों ने उन्हें धक्का देकर वहां से जाने के लिए कहा। इसके बाद एक कार्यकर्ता जमीन पर बैठ गया। हालांकि जल्द ही उसे उठा लिया गया और फिर पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करने से रोक दिया। कोरोना की वजह से शहर में भीड़ लगाने पर पाबंदी लगाई गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में नए डोमिसाइल यानी अधिवास कानून का विरोध किया। उन्होंने नए डोमिसाइल कानून को अवैध और असंवैधानिक बताया। फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि वो केंद्र सरकार के ऐसे किसी भी कदम का विरोध करेंगे। साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया कि जम्मू कश्मीर की जनता इस नए कानून को नहीं मानेगी। नए डोमिसाइल कानून के मुताबिक वो अस्थायी निवासी जिनके पास कम से कम 15 साल से जम्मू कश्मीर में रहने का सबूत है, वो डोमिसाइल प्रमाण पत्र के हकदार हैं। which is illegal, which is unconstitutional. How do you think I'm going to accept what is unconstitutional? तो बीजेपी नेता नैन कोहली ने फारूक अब्दुल्ला के बयान का विरोध करते हुए दावा किया कि नए डोमिसाइल कानून से लोगों को न्याय मिलेगा। ऐसे में इसका विरोध नहीं बल्कि स्वागत किया जाना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता कि फारूक अब्दुल्ला जी ने या किसी और ने
ऐसे कैसे कह दिया जो कानून जम्मू कश्मीर में अब लागू हैं वो गलत है? कानून कानून होते हैं, जब तक कोई कोर्ट उन्हें रद्द नहीं करता वो मान्य होते हैं। और ये जो कानून लाया गया है कि दशकों से जो वहां अन्याय हो रहा था कई वहां के निवासियों के साथ, अलग अलग जो कैटेगरीज हैं उनके लिए अब न्याय हो रहा है, तो इसका तो स्वागत करना चाहिए। दिल्ली के पास नोएडा में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। ये आग फैक्ट्री की दूसरी मंजिल पर लगी जो तेजी से फैल गई। और इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, फैक्ट्री से आग की ऊंची लपटें उठने लगी। कुछ ही देर में तीसरी मंजिल पर भी आग फैल चुकी थी। फैक्ट्री के आसपास कई दूसरी इमारतें भी थी जिसमें आग के फैलने का डर था, जिसके बाद लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को इसकी खबर दी। दमकल के कर्मचारी मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गए। इस काम में उन्हें कुछ घंटे लग गए क्योंकि आग काफी फैल चुकी थी। कई घंटों की कोशिश के बाद आग को पूरी तरह बुझा लिया गया, लेकिन तब तक फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। बताया गया कि आग लगते ही फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे लोग बाहर निकल आए, जिससे कोई उसकी चपेट में नहीं आया। असम के गुवाहाटी में लॉकडाउन से पहले बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कोरोना के बढ़ रहे मामलों की वजह से वहां 14 दिनों का सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया, जिससे पहले लोग अपनी जरूरत का सामान लेने के लिए बाजार पहुंच गए, लेकिन खरीदारी के दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ताक पर रख दिया और वो एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाना भूल गए। कई लोग बिना मास्क के ही घूमते दिखाई दिए, जबकि कई लोगों ने मास्क मुंह की जगह गले में लटका रखा था। बाजार में ऐसी कोई दुकान नहीं थी जहां लोगों की भीड़ ना हो। वहीं खरीदारी के लिए पहुंचे लोगों ने शिकायत भी की कि लॉकडाउन के ऐलान के बाद भी बाजार में खाने पीने की चीजों के दाम काफी बढ़ गए। कीमत बहुत ज्यादा लग गया है आज। हाँ, तो प्याज अभी तो मैंने 35 रुपया लिया, तो कहीं कहीं तो 50 से 60 रुपये भी हो रहा है। हालांकि लोगों ने लॉकडाउन लगाने के सरकार के फैसले का समर्थन किया। लॉकडाउन के लिए तो अच्छा ही हुआ है, लॉकडाउन लगने से बहुत सिचुएशन गंभीर हो जाएगा। उधर महाराष्ट्र में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। वहां पिछले 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा करीब 5,500 नए मरीज मिले, जबकि 24 घंटों में महाराष्ट्र में कोरोना की वजह से 156 लोगों की मौत हुई। पूरे महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़कर 1,65,000 के करीब पहुंच गए, जबकि 2,000 से ज्यादा मरीजों को इलाज के बाद घर भेजा जा चुका है। महाराष्ट्र में शनिवार को सैलून खुलने के बाद कोल्हापुर में एक सैलून में अनोखे तरीके से लोगों के बाल काटे गए। वहां दुकानदार ने सैलून खोलने के पहले दिन सोने का पानी चढ़ी कैंची से ग्राहकों के बाल काटे। कोरोना की महामारी फैलने के बाद मार्च के अंत में लॉकडाउन लगने के बाद से ही सैलून बंद कर दिए गए थे। इतने महीनों बाद सैलून खोलने पर दुकानदार ने पहले दिन आने वाले ग्राहकों के बाल सोने का पानी चढ़े कैंची से काटे। चीन मसले पर राहुल गांधी के सवालों का अमित शाह ने जवाब दिया। अमित शाह ने राहुल गांधी को संकट में राजनीति नहीं करने की नसीहत दी। इतने बड़े राजनीतिक दल के पूर्व अध्यक्ष इतने संकट के समय में इतनी ओछी राजनीति करते हैं, तब दुख होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनके लिए आत्मचिंतन का विषय है। इनके हैशटैग को पाकिस्तान और चीन आगे बढ़ा रहा है, मेरे लिए नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय है कि इनके नेता के हैशटैग को पाकिस्तान और चीन बढ़ावा दे रहा है। आप ऐसी बात करते हो जो पाकिस्तान और चीन पसंद करता है, और ऐसे संकट के समय में पार्लियामेंट होनी है, चर्चा करनी है तो आइए करेंगे। 62 से लेकर आज तक 2-2 हाथ हो जाए, कोई नहीं डरता चर्चा से। मगर जब देश के जवान संघर्ष कर रहे हैं, सरकार एक स्टैंड लेकर ठोस कदम उठा रही है, उस वक्त पाकिस्तान और चीन को खुशी हो इस प्रकार की स्टेटमेंट देना किसी ने नहीं। चीन सीमा विवाद पर राहुल गांधी पर गृह मंत्री अमित शाह के हमले पर कांग्रेस ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि जब भी सरकार बुलाएगी वो चर्चा के लिए तैयार है। वर्तमान सरकार या जो भी सरकार है, हमारी एक संसदीय प्रजातंत्र है, सरकार की जवाबदेही बनती है। तो ये कोई एहसान नहीं होगा। सरकार का दायित्व है कि संसद को बताएं, और संसद के सदस्य का अधिकार है कि वो सरकार से जवाब मांगे और सरकार से सवाल करें। तो जब भी वो बुलाएंगे, विपक्ष चर्चा के लिए तैयार है।
जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने के पाकिस्तान के मंसूबों पर हाल के दिनों में सुरक्षा बल ने बड़ी चोट की है। वहां लगातार आतंकियों को मार गिराया जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान अब जम्मू कश्मीर के युवाओं को नशे के चंगुल में फंसाने की साजिश में लगा हुआ है। राज्य के बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि पाकिस्तान नशे को नए हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। कुछ दिनों पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया जो 65 करोड़ की ड्रग्स से जुड़ा था। ऐसे में बीजेपी नेताओं ने एक बयान जारी कर ड्रग्स के खिलाफ कानून और सख्त करने की मांग की। गुजरात के वडोदरा में एक फैक्ट्री में आग लग गई है। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसके बाद फैक्ट्री से भीषण लपटें उठने लगीं। फैक्ट्री का एक हिस्सा शोलों में तब्दील हो गया। खबर लगते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पहुंच गई और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू हो गई। दमकल कर्मचारी फैक्ट्री के जल रहे हिस्सों पर लगातार पानी की बौछार करते रहे, लेकिन आग फैक्ट्री के कई अंदरूनी हिस्सों में भी फैल चुकी थी, जहां दमकल कर्मी नहीं पहुंच सकते थे। जिसके बाद खुदाई करने वाली मशीन से एक दीवार को तोड़कर आग बुझाई गई। बताया गया कि करीब 12 घंटों की मेहनत के बाद फैक्ट्री में आग बुझ सकी। लगभग 7 થી 8 फायर फाइटर काम लगाया है। અત્યારે आग लगभग 70-80% काबू में आई गई है। इस हादसे में किसी के झुलसने की खबर नहीं है, लेकिन आग से फैक्ट्री को काफी नुकसान हुआ। बिहार की राजधानी पटना में बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया। कई दिनों से लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में जल जमाव हो गया, लेकिन पानी निकलने की सुविधा नहीं है। यही वजह रही कि मानसून की पहली बारिश में ही सड़कों पर दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आने लगा और बरसात के पानी में ही कई गाड़ियां आती जाती रहीं। कुछ ऐसा ही नजारा रिहायशी इलाकों का भी रहा, जहां लोगों को मजबूरन अपनी गाड़ी पानी में खड़ी करनी पड़ी, क्योंकि बारिश के पानी के निकलने का कोई इंतजाम नहीं। मानसून की पहली बारिश में ये हाल है तो आगे होने वाली बरसात में हालात का अंदाजा लगाकर लोग काफी परेशान दिखे। इतना ही नहीं, लोगों ने नाराजगी जताते हुए सरकार पर अनदेखी का आरोप भी लगा दिया। सरकार रोज कहती है कि जैसे कि ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं हो रहा है। हर जगह पानी लग रहा है। अभी पहला बारिश है तभी हाल है। आरोप ये भी है कि हर साल बरसात के दिनों में पानी भर जाने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जबकि सरकार और प्रशासन की ओर से तमाम वादे किए जाने के बावजूद अब तक पानी निकालने का कोई इंतजाम नहीं हो सका। हर साल का ये है। अगले बार कितना डूबा था, 4 बूंद पानी नहीं पड़ता है, पटना में नाव चलने लगता है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक बाइक पर 7 लोग बैठे दिखाई दिए। 7 लोग एक ही परिवार के थे, जिसमें पति पत्नी के साथ उनके बच्चे, एक लड़की थी। इनमें 2 बच्चों को आदमी ने आगे पेट्रोल की टंकी पर बैठा रखा था और उसके पीछे 2 बच्चों को पकड़कर एक महिला बैठी हुई थी। महिला के पीछे बैठी लड़की ने अपने पीछे रखे एक बड़े बैग को संभाल रखा था। नियमों के हिसाब से एक बाइक पर सिर्फ 2 लोगों के सफर करने की इजाजत होती है, लेकिन आरोप है कि इस परिवार ने नियमों का पालन नहीं किया। तो इस आप मोटरसाइकिल में देखिए एक साथ 7 लोग बैठे आपको नजर आ रहे होंगे। बच्चे भी उसमें शामिल हैं, महिलाएं भी उसमें शामिल हैं। हालांकि नियम ये है कि 2 ही लोग बैठ सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके नियमों को ताक पर रखकर ये 7 लोग एक मोटरसाइकिल पर सवार दिख रहे हैं।